हाँ जी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया हमने, वीडी के फॉर्मूला क्या होता है वो किया, उसका रिलेशन किया करंट के साथ, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्लियर। करंट डेंसिटी उसके बाद हमने कर ली थी, ये क्या होती है मेरे पास कि करंट डेंसिटी इज एट पॉइंट विद इन द कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया। जितना आपके पास करंट निकला पर्टिकुलर एरिया में से, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उसको बोल दूंगा मैं करंट डेंसिटी। जैसे डेंसिटी की नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे करंट डेंसिटी हो रहा है तो करंट ओवर जितना एरिया है, जे के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर। उसके बाद ओहम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको पता है, ये मैंने आई थिंक सो कर लिया था हमने, ओहम्स लॉ कर लिया था ना, यस और नो, यस और नो इन द चैट यस बॉक्स। सर। यस सर। हाँ कर लिया था ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ओहम्स लॉ आपने 10th में भी पढ़ा कि ओहम्स लॉ ने क्या बताया मेरे पास, the electric current flowing through an conductor is directly proportional to the potential difference, that is I is directly proportional to V था मेरे पास, I is directly proportional to V था, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, V is directly proportional to I। क्लियर। इस वाले साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगा दिया, V is equal to I R। ये मेरे पास रिलेशन बन गया किसका, ओहम्स लॉ का। क्लियर। इसकी एक डायग्राम बनती थी, ग्राफ बनता था, वो कैसे बनता था, लाइक दिस वन। अगर आई बढ़ेगी तो वी भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। क्लियर बेटा, क्लियर सबको, ठीक है जी। एक कंडक्टर ले लिया, उसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, ठीक है। तो जितना करंट उतनी ज्यादा मेरे, जितना वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, ग्राफ इसका ऐसा बनता है कुछ। क्लियर है बेटा। उसके बाद रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछते हैं ज्यादातर, इनके बिहाफ के ऊपर आगे बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। क्लियर, वो ध्यान में रखना आपने। रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जैसे मैकेनिकल में हम बात करते हैं, मैकेनिकल में बात करते हो, जो चीज अपोज करे उसको बोल देते हैं फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन बोलते थे ना, जो स्पीड को अपोज करे। इसी तरह जो चार्ज को अपोज करे, करंट को अपोज करे, वो क्या होता है मेरे पास, रेजिस्टेंस। इज इट ओके बेटा। बड़ी आर से इसको डोनेट करते हैं, जो ओम्स लॉ में आर नहीं आया था मेरे पास, ओम्स लॉ में जो आर आया था, V इज इक्वल टू आई आर, यही था फॉर्मूला। तो आर कांस्टेंट था एक, वो कांस्टेंट और कुछ नहीं था, वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर जी। एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है इसकी बेटा ओहम, ओहम ला, ओहम्स ला से आया तो रेजिस्टेंस क्या बन गया, ओहम। क्लियर, सिंबल इसका होता है ये वाला। क्लियर, एनी डाउट बेटा, क्लियर जी, यस और नो। ठीक है, ये अपोज करता है मेरे पास किसको, इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर को, फ्लो को। रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करूं तो रिलेशन आया था मेरे पास I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहां पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, ये मेरे पास टाउ है, ये मेरे पास क्या है, टाउ है। याद है ना, पिछली क्लास में किया था कि वीडी जो थी मेरे पास कितनी आई थी, उसकी वैल्यू माइनस ई, बड़ी ई बाय एम इंटू टाउ, यही था, यही था ना, यस और नो।
और यहां से आई Yes, के sir. साथ रिलेशन था मेरे पास, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दो रिलेशन किए हमने, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पे इन्होंने क्या लिया, आपके पास मॉड ले लिया, तो जहां पे भी मॉड आ गया, मॉड का मतलब क्या होता है, माइनस की चीजें प्लस में हो जाती है, तो दे देखो माइनस सिंबल हट गया, तो ई बाई एम इंटू टाउ। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक सबको बेटा? ओके जी। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू वी। क्लियर बेटा? तो v बाय आई कुछ था मेरे पास, v बाय आई कुछ था, Sir, R. हाँ आर। ठीक है, तो आर के इक्वल मेरे पास कितना आ गया, एम एन ई स्क्वायर, ये मेरे पास इसकी रिजल्टेंट आ गया, वैल्यू आ गई, और यहां से मेरे पास एक नई टर्म आ गई, m की वैल्यू यू है मेरे पास, m की जो वैल्यू है ये कहां से आएगी बेटा, m की जो वैल्यू है ये वाली चीजें जो सारी दे दी इन्होंने, किसके इक्वल कर दी बेटा, ये वाली चीजें रो के इक्वल, नई टर्म दे दी, दैट इज रजिस्टिविटी रो। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? रखोगे याद? क्लियर? तो मेरे पास कितना आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये मेरे पास एल है बेटा, ये एल है। ठीक है, ये भी एल है। इज इट ओके बेटा? क्लियर? तो यहां से मेरे पास वेयर रो की वैल्यू कितनी आ गई, ये याद रखनी है आपने, न्यूमेरिकल में यूज होगी ये, न्यूमेरिकल में ये यूज होगी कि रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है उससे उल्टी, मोह, ओहम को मोह कर देना है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे पास रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, यानी जितनी लेंथ होगी मेरे पास ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना एरिया मेरे पास कम है उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर यहाँ पे क्या है, रो यानी रेजिस्टिविटी, नेचर क्या है यहाँ पे, रो यानी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये किसी की उसकी नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। तो आपको पूछ लें कि अगर लेंथ बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके बेटा? क्लियर? अभी नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखो इसको, नोटबुक उठाओ और साथ साथ लिखते जाओ। हो गया बेटा? आगे देखो। रिलेशन बिटवीन, आगे आ गई आपके पास, रिलेशन बिटवीन वीडी रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी, क्लियर, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एल ई जे एंड वी, क्लियर, इन
पांचों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा। तो रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ई बाय जे। क्लियर। रजिस्टिविटी कितनी होगी मेरे पास, ई बाय जे। क्लियर। ई जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, जे जो है करंट डेंसिटी है। तो ई इज इक्वल टू जे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, करंट डेंसिटी की वजह से एन ई ए वी डी, जे आपस में सारे इंटरलेटेड हैं। क्लियर। तो वीडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा यहां से, ई बाय एन ई रो। ठीक है, तो वीडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, वी इलेक्ट्रिकल फील्ड को किस में चेंज कर दिया मैंने, किस में चेंज कर दिया, ई को पोटेंशियल ग्रेडियंट में। ठीक है बेटा, वी बाय एल में। क्लियर। ठीक है जी। अच्छा चैट देख लूं एक बार। थर्ड स्टेप रिपीट कर दो सर। थर्ड कौन सा बेटा, किस में, अच्छा पीछे वाले में थर्ड बताना है। ओहो एक मिनट, हाथ खड़ा कर दिया करो बेटा, यहां पे भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर। तो ये देखो पीछे वाला R इज इक्वल टू वी आई था मेरे पास, R इज इक्वल टू वी आई था। ठीक है, यहां से समझाता हूं मैं आपको पेन लेके। सेकंड स्टेप क्लियर है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या किया है, वीडी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ये वाली, क्योंकि वीडी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये मेरे पास है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अब देखो एन ई, तो इसको लिख लिया ई स्क्वायर, ए को एज इट इज, टाउ एज इट इज बाय एम। अब बचा ई, तो ई मेरे पास क्या होता है, ई मेरे पास क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज वी बाय एल। करते थे ना हम पीछे, तो ये v बाय एल है यहाँ पे, v बाय एल। इज इट ओके बेटा। तो अब देखो v जो है v बाय आई, अगर v आई को इधर ले गया मैं, ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है बेटा। अब देखो कितना आया यहां से, एम एज इट इज, एल एज इट इज, ए एज इट इज। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है एल एंड ए है, जो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वेरी हो सकता है। एम भी कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, टाउ भी, रिलैक्सेशन कांस्टेंट भी कॉमन ले लिया। इन सबको क्या सिंबल दे दिया मैंने, किसका, रो का। तो रो इज इक्वल टू एल बाय ए। तो यहां से फॉर्मूला आ गया मेरे पास किसका, रेजिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी। अगर मैं यहां से बोल दूं कि रेजिस्टिविटी निकालो जी, तो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। और आपको पता है रो की वैल्यू कितनी है, एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये याद रखना बेटा हमेशा, एम बाय एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। इट विल टेल अबाउट द नेचर ऑफ द मटीरियल। क्लियर बेटा। अब भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। दीक्षा डाउट बेटा कोई, दीक्षा अब भी डाउट है। बाकी बेटा सभी को क्लियर है ये। अब बेसिक चीजें मैं दोबारा दोबारा बताता रहूं कि आई की वैल्यू ये होती है बेटा, आर की वैल्यू ये होती है, ओम्स लग गया। ठीक है, फिर तो वो बात होगी कि मैंने क्लास लगाई और आपने बस क्लास सुनी, बस दैट्स इनफ। आपने घर पे कुछ सेल्फ स्टडी नहीं की, है ना। अगर मैं बेसिक चीजें दोबारा दोबारा बताने लग जाऊं कि V की वैल्यू ये होती है बेटा, E की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, रेट ऑफ
चार्ज होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, या आर की वैल्यू वी बाई आई होती है, तो दैट्स नॉट फेयर, है ना। अच्छी बात नहीं होगी ना ये, इसीलिए तो मैं ज्यादा टाइम लगाता हूं कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो, जो क्योंकि फिजिक्स जो है, अगर पहले चैप्टर में आपको कोई चीज आ गई, वो 10th चैप्टर तक भी जा सकती है। क्लियर। रट्टा तो लगता नहीं इसमें भी, हमने रट्टा लगा लिया, ये तो समझने वाली बात है। क्लियर है बेटा। तो कोशिश करा करो बेटा, नोट्स तो आपने बनाने ही बनाने हैं, साथ में क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। एक रफ नोटबुक लगा लो, सस्ते वाली बिल्कुल, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करो। ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं वो, फॉर्मूला दे दिया जी, ये वाला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल की वैल्यू बढ़ा दी तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे कि बढ़ जाएगी जी। एरिया की वैल्यू कम होगी तो आर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, रो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करा करो अपने अपने। नो डाउट, जहां पे भी प्रॉब्लम होती है हाथ खड़ा करके पूछ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बताने के लिए बैठा हूं मैं। लेकिन बेसिक चीजें जो हैं, जो हम पिछले चैप्टरों में करके आ चुके हैं, पिछले वही वही, ठीक है, यूज हो रहे हैं आगे, ठीक है, एटलीस्ट वो खुद करने की कोशिश किया करो कि हाँ जी हमें पता है जी। अब आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी बहुत जगह यूज होगी, अगर यही आगे किसी में यूज कर दी, मैंने ऐसी पुट कर दी, तो आपने पूछ लिया कि सर ये कहां से आया, तो इट्स नॉट फेयर ना। ठीक है, रो की वैल्यू भी बहुत जगह यूज होगी, एम इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ, ये भी आपके पास टिप्स पे होनी चाहिए। वीडी की वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ओके, ओके जी। ओके तो कह दो। ओके जी, चलो फिर आगे। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया तीनों के बीच में। सिंस आपको पता है कि जे की वैल्यू आई बाय ए होती है, आई बाय ए होती है ना, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी लिख ली, एन ई ए वी डी। अब ये भी आपको करवाऊं दोबारा, चलो ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, कितने हैं कह दो कि सर ता तो ही करवाता सर ने, तो एक भी नहीं अखर लिखा पेन नाल, है ना। ना जी मेरे को पेन हैगा, फिर आप लिखते हैं। तो जे इज इक्वल टू आई बाय ए होता है मेरे पास, दैट इज, फिर याद करवा दूं आपको, जे क्या है मेरे पास, करंट डेंसिटी। जे क्या था मेरे पास, करंट डेंसिटी। आई क्या है यहाँ पे, करंट है, बच्चों की तरह, है ना, आई क्या है यहाँ पे, करंट है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया है। तो आई की वैल्यू हमने पीछे रिलेशन में की, कितनी होती थी, आई इज इक्वल टू एनिया वीडी, एनिया वीडी, चंद्री एनिया वीडी, है ना, डिवाइडेड बाय ए करती, ए के साथ ए कैंसिल गया, ठीक है, बचा की, खाली बचा, खाली जेब, एन ई वी डी। क्लियर, यहां पे पुट कर देनी है, जे इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, एन ई वी डी। क्लियर जी। अब रो जो था वो मेरे पास कितनी थी, ई बाय जे। क्लियर, ई बाय जे करंट डेंसिटी। तो ई बाय जे की वैल्यू कितनी लिख ली, एन ई वी डी। क्लियर, तो यहां से वीडी कितनी आ गई, यहां से वीडी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एन ई रो ई, ये वाला आ गया, ठीक है। वीडी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। तो यहां से वीडी इज इक्वल टू वी बाय, ये कैसे आया, वी बाय एल कैसे लिखा बेटा, हरी आप, क्योंकि ई की वैल्यू जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट इज वी बाय एल। तो पांचवी टर्म आ गई इसमें, तो रिलेशन आ गया मेरे पास जिसमें वीडी भी हो
V भी हो, ठीक है, रो भी हो, L भी हो एंड E भी हो। अगर तो E हुआ तो ये आ गया, अगर V हुआ तो ये भी आ गया, L हुआ तो ये आ गया। तो VD इज इक्वल टू V बाय N E रो L। न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि VD गिवन है जी, V गिवन है, N गिवन है जी, E गिवन है, L गिवन है, रो निकालो। तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, यस और नो? कर लोगे बेटा? हो जाएंगे, यस और नो? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो VD क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, एंड रो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नेचर होता है, रेजिस्टिविटी होती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो, ठीक है जी। तो जब L इंक्रीज कर दोगे आप तो VD क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, जब मैंने लेंथ ही इंक्रीज कर दी, ज्यादा लेंथ वाला कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो VD क्या हो जाएगी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना, कोलिजन वहां पे ज्यादा होगा, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर जी? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट वर्ड आ जाता है कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टिविटी थी उसके ऑपोजिट वर्ड आ गया कंडक्टिविटी, ठीक है, वो अपोज करता था, ये सपोर्ट करेगी। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट जो होगी MHO, मोहो हो जाएगी, ठीक है जी। कंडक्टिविटी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मोहो पर मीटर। क्लियर बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। बस लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है, जितना ज्यादा करवाता हूं उतना ज्यादा बोर होते हो आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बोलेंगे टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने फट देने बता देना कि मेरे पास जी फॉर्मूला आया था, कौन सा, R इज इक्वल टू M(N)(E²) टाउ L बाय A। ये वाला क्या हो गया था, रो के इक्वल, तो R इज इक्वल टू कितना आया था, रो L बाय A, यही था। रो की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, अरे अब जल्दी बोलो, M(N)(E²) टाउ, ठीक है जी, वही लिखा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, एंड रिलैक्सेशन टाइम, जो कोलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम क्या था, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने के लिए जितना टाइम लगता था वही था ना टाउ। अगर कोलिजन ही तेज हो गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो ये टाउ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगा। अगर टाउ डिक्रीजेस हो गया, टाउ जो है डिक्रीजेस हो गया, रेजिस्टेंस के क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी आपके पास किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसमें करंट ऑफ फ्लो कम हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि 5 स्टार, जैसे एसी वगैरह 5 स्टार चीजें लेनी चाहिए, फ्रिज 5 स्टार लो, है ना। क्यों? क्योंकि उनमें जो वायर यूज करते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर उनका इफेक्ट बहुत कम होता है। कम टेम्परेचर होगा तो कोलिजन क्या होगा, कम होगा, कम कोलिजन हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा लगेगा तो रेजिस्टेंस जो होगा उसमें कम होगा। जितना कम रेजिस्टेंस वायर में, उतना ज्यादा करंट उसमें क्या करेगा, फ्लो इजिली करेगा, ज्यादा करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी की बचत क्या होगी आपकी,
ज्यादा होगी। अप्लायंस क्या करेगा, ज्यादा टाइम चलेगा, उसकी लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, कम है। लॉस ऑफ करंट क्या है, कम है। क्लियर जी? तभी तो कॉपर वायर जो है रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं होती। इंस्टेड ऑफ कॉपर जो पहले तारें आती थी, कच्ची तार, है ना, कच्ची तार आती थी ना, उसमें गर्म ज्यादा होती थी, वो गर्म ज्यादा होती थी, टेम्परेचर ज्यादा था, उसका टेम्परेचर ज्यादा था मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम कम था। रिलैक्सेशन टाइम कम था मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मतलब क्या, उसमें करंट कम फ्लो होगा, लॉस जो होगा करंट का वो ज्यादा होगा, तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो। इज इट ओके? समझ आई बात? कॉमन सी बात है। समझ आई बेटा सबको? यस और नो? से यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी बताओ बेटा, 5 मिनट रह गए, वरना दोबारा बताऊं एक बार। ऑल क्लियर? तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि आपने वायर लेनी है, तो आप पापा को या मम्मी को या ब्रदर को आपने सबसे पहले पूछना है कि हीटिंग इफेक्ट इसका, इसमें से टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है जी। अगर उन्होंने बोला हाँ जी इसकी टेम्परेचर ज्यादा हो है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है कम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम आप फिर बोल दोगे उसको कि इसका तो रिलैक्सेशन टाइम, उसको तो पता नहीं चलना, दुकानदार को ना मम्मी पापा को पता लगे, तो आपने बस सीधा बोलना है कि इसका तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है जी। अब बोलेंगे कि यार तू तो मारी जानी है ना, जाऊँ ही मारी जाना, है ना, रेजिस्टेंस किवें ज्यादा है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ठीक है, तो वी हैव टू पे मोर, ठीक है, ज्यादा अपना खर्चा होगा। क्लियर? तो वायर अच्छे से लेनी चाहिए, कॉपर वाली लो जिसमें लॉस भी कम हो और रेजिस्टेंस भी कम हो। क्लियर जी? तो देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो अल्फा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बिहाफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंपटीशन अगर आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है आगे बीएससी में या कहीं भी, ठीक है, वहां पे एक एग्जाम होता है, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से लेके 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है, अल्फा की बदौलत, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जो बच्चे यहां तक ही छोड़ देते हैं कि हाँ जी रजिस्टेंस वध गया ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, आर टी माइनस आर ओ, यानी आर नॉट टी, और इसको लिख सकता हूं मैं आर टी मतलब आर फाइनल इनिशियल, तो यानी आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, आर वन आर टू टी टू माइनस आर टू टी वन, मतलब क्या हुआ इसका कि आर जीरो जो था वो क्या था, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री जब आप यूज नहीं कर रहे, आर टी मतलब जब आप मैक्सिमम हो गया टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आर वन टी वन के ऊपर एंड आर टू टी टू के ऊपर। क्लियर? तो आर वन आर टू जो होगा, जो फाइनल है वो हमेशा कम होना चाहिए आर वन से, तब आपके पास अल्फा जो है वो नेगेटिव आएगा, तब आपके पास अल्फा जो है नेगेटिव आएगा। अल्फा क्या है अब यहां पे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर जी? हमें तो नेगेटिव का ही फायदा है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, उतनी वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी, है ना जी? क्लियर? तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। कल हम कलर कोडिंग करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कलर कोडिंग। एनी डाउट बेटा आज की क्लास में, कोई भी, किसी को भी डाउट हो आज की क्लास में? ऑल क्लियर? वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।